नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। सीधा अपना सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बुखारी भाई। जनाब वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक है एंड यू लुकिंग हैंडसम टुडे एज़ वेल। थैंक यू वेरी मच जी, ईद एंड मुबारक आपको भी बहुत ज़्यादा। एनीवे बल्कि मेरा सवाल ये है कि मुझे इधर तकरीबन मैंने पुलिस किसी लड़की के साथ शादी की हुई है हाँ, और मुझे ये पूछना है कि अभी ये जो कानून नया निकला यूरोपियन जो एग्जिट हो गया यूरोप पूरा जी एग्जिट हो गया और इसके अलावा ये जो बातें चाह रही हैं कि यूरोपियन को सबको निकालेंगे, क्योंकि वाइफ मेरी तकरीबन 7 साल से इधर रह रही है, जी उसके पास रेजिडेंस परमिट नहीं है, काम करती रही है 6 साल से, तकरीबन 7 साल काम किया, दरमियान में 3 साल बाद कैद पा गया था, ठीक है ना। हाँ जी और मेरे पास ये भी स्टेटस नहीं है क्योंकि हमारे बच्चे भी हैं। जी मेरे पास अभी मेरी अपील कोर्ट के अंदर चल रही है। हाँ और क्या ये अभी क्या फर्क पड़ेगा, और ये अगर एग्जिट होता है अभी खत्म कर देंगे, क्या ये यूरोपियन को जाना पड़ेगा या मेरी वाइफ को कोई परमानेंट रेजिडेंस तो नहीं अप्लाई कर सकती, क्योंकि मैंने होम ऑफिस से पूछा था, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो 5 साल कंटिन्यूसली काम किए रहे। जी। उसके अलावा कोई किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन करा सकती है जिसके लिए वो सेटल हो, और बेनिफिट के ऊपर कोई उसके ऊपर असर पड़ सकता है, प्लीज मुझे अभी वो बेनिफिट्स ले रही हैं? जी अभी बेनिफिट्स ले रही हैं वो? जी बेनिफिट भी ले रही है, वो काम भी कर रही है। ओके फाइन, चलें ठीक है, मैं बताता जी हूँ। जी थैंक यू वेरी मच। आपका सवाल ऐसा है कि जो अभी मेरा ख्याल है हर एक के दिमाग पर है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और इसका जवाब फ्रैंकली ये है कि अभी कोई नहीं जानता कि क्या होगा। कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है, कैबिनेट की तरफ से क्या डिसीजंस आते हैं, नए कवानीन क्या बनाए जाते हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ क्या डिस्कशन होती है, कितनी देर में एग्जिट होता है यूके का यूरोपियन यूनियन से, और किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर होता है, किस नेगोशिएशन को कामयाब करार दिया जाता है, ये सब कुछ अभी देखना बाकी है। ये जब सब कुछ होगा तभी हमें सिचुएशन क्लियर होगी कि क्या हो रहा है। लेकिन कॉमन सेंस की बात ये कहती है, जो मुझे समझ आती है, मैं पहले दिन से जब से ये सारा ब्रेक्जिट का शुरू हुआ है, मैं तब से यही चीज़ कहता आ रहा हूँ कि मुझे ये नहीं लगता कि यहाँ से यूके में जो यूरोपियन लोग रह रहे हैं उनको निकाला जाएगा। मुझे ये नहीं लगता कि उनको ये कहा जाएगा कि जी आप ये इस तारीख तक ये मुल्क छोड़ के निकल जाएं यहाँ से, बिकॉज अगर उन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो उसका मतलब ये होगा कि स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस, जर्मनी, जहाँ जहाँ कोई ब्रिटिश नेशनल्स रह रहे हैं उनको भी हो सकता है फोर्स किया जाए निकलने के लिए, जो कि ये गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी। एक तो ये चीज़ मेरी अपनी जो एक आर्ग्यूमेंट बनती है, जो मुझे समझ आती है, वो एक तो ये चीज़ समझ आती है। दूसरी चीज़, अगर आप लैंग्वेज देखें, जो डिफरेंट ये जो लीडर होपफुल्स अभी आ रहे थे लेबर गवर्नमेंट के लिए, लेबर पार्टी की प्रेसिडेंट उसकी लीडरशिप के लिए और कंजर्वेटिव के लीडरशिप के लिए भी, उनकी तरफ से जो एक लैंग्वेज फील हो रही थी वो ये था कि वो इस चीज़ की तरफ आ रहे थे कि भाई हम जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे हैं, जो ऑलरेडी इस मुल्क का हिस्सा हैं, जो ऑलरेडी अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको हम कुछ तंग नहीं करेंगे, नए आने वालों को हम रोकना चाहते हैं। आई थिंक ये जो एक फिलॉसफी है, इसको अगर दिमाग में रखें तो इसके ज़्यादा मुझे चांसेस नज़र आते हैं सक्सेस के। मैंने इसीलिए पहले भी ये भी कहा था कि आप जब दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, सबको पता चल गया दरवाज़ा बंद होने वाला है, अभी 2 साल तो ये कानून रहेगा ना, अभी 2 साल तो ये चीज़ रहेगी जो अभी तक चल रही है, क्योंकि आप पहले आर्टिकल 50 की, रेगुलेशन 50 की जो आपने नोटिस देना है, आप वो नोटिस देते हैं, फिर आप अपना एग्जिट नेगोशिएट करते हैं, फिर आप ओपन मार्केट जो है कॉमन एरिया की उसको आप नेगोशिएट करते हैं, फिर आप इमिग्रेशन को नेगोशिएट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी आनी हैं जिनको क्लियर करना है, उसके बाद जाके डेट सेट की जाएगी कि कौन सी डेट को यूके इज गोइंग टू कम आउट ऑफ द ईयू। अभी यूके ईयू का हिस्सा ही है, जब वो टाइम आएगा, जब वो सब कुछ बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा वो देखना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अगले 2 साल में जितने यूरोपियंस यहाँ पर आके रहना चाहें वो आके रह सकते हैं, जितने लोग यहाँ पे आके सेटल होना चाहें वो आके रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, क्योंकि वो तो कानून के मुताबिक चल रहे हैं। अगर वो कानून के मुताबिक हर चीज़ करते आ रहे हैं तो फिर डरने वाली क्या बात। आपको मैं यही कहूँगा, आपकी वाइफ पोलैंड से हैं, अगर वो यहाँ रह रही हैं, काम कर रही हैं, पहले काम नहीं भी करती रही, जो कुछ भी है वो सब कुछ उनका उसी तरह चलते रहना चाहिए। जब कोई नए कवानीन आएंगे, कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा, सख्तियाँ भी ज़रूर आएंगी। ये जो ख़ास तौर पे जो यूरोपियन नेशनल्स यहाँ पर आके बेनिफिट्स ले रहे हैं, उनके लिए हो सकता है डिफ़िकल्टीज़ पैदा की जाए, मैं नहीं जानता।
अगर मैं गवर्नमेंट में हूँ या मैं इमिग्रेशन को देख रहा हूँ तो मैं शायद अपने मुताबिक, अपने दिमाग के मुताबिक ही डिसीजंस बनाऊंगा या अपने मुताबिक ही कवानीन बनाऊंगा। वही चीज़ आपको उनको देखनी है कि अगर उनको लगता है कि ये लोग आते हैं यहाँ पे आके हमारे जॉब्स ले लेते हैं, आके हमारे NHS के ऊपर बहुत बोझ बनते हैं, आके हमारे बेनिफिट्स भी लेने शुरू कर देते हैं, तो ऑब्वियसली वो कवानीन ऐसे ही लेकर आएंगे कि आप ये सब कुछ ना कर सकें। इन चीज़ों को सोचते समझते हुए मैं तो ये कहूँगा अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। जैसे ही आएगा, जैसे ही चलेगा, फिर उसके मुताबिक फैसले कीजिए कि आगे क्या। लेकिन कॉमन सेंस ये कहती है कि इस वक्त मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि वो एकदम से भेड़ बकरियों की तरह से यूरोपियंस को यहाँ से निकालना शुरू कर दें, बिकॉज अगर वो चीज़ हुई तो उनको बहुत बुरे असरात का सामना करना पड़ेगा बाकी दुनिया की तरफ से। आई डोंट थिंक कि ये ऐसा करेंगे। आई डोंट थिंक किसी भी यूरोपियन को यहाँ से निकलने के लिए कहा जाएगा, लेकिन अगेन ये मेरा अपना ओपिनियन है। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम बुखारी साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। बुखारी साहब जी बुखारी साहब, जश्ता ईद मुबारक। आपको भी गुज़श्ता ईद मुबारक। बहुत बताइए सर। बुखारी साहब, मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ ना, हाँ। आप सोच नहीं सकते हैं जी बुखारी साहब। मैंने मेरी उम्र ही खत्म होने वाली है अगर ये मसला हल ना हुआ। अब बल्कि बड़े लोग इस मसले में फंसे हुए हैं। अच्छा बुखारी साहब, मैं इलीगल इस कंट्री में आया था 2008 में। अच्छा मेरे बीवी बच्चे ब्रिटिश थे, उस वक्त अंडर एज थे, लेकिन मेरी सेपरेशन हो चुकी थी। जी वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर लिया और मैंने ना केस डाला, मुझे 3 ईयर की डिस्क्रिप्शनरी लीव मिल गई। ठीक मेरे पास कोई चीज नहीं थी, ना कोई पासपोर्ट था, कुछ नहीं था, एजेंट के थ्रू में आया था। ठीक। अब मेरा इंडेफिनिट का टाइम हुआ है, नेक्स्ट मंथ में इंडेफिनिट ड्यू है, लेकिन मेरा ना शनाख्ती कार्ड बन रहा है, ना कोई पासपोर्ट बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा। मैं 2015 से एम्बेसी का चक्कर लगा रहा हूँ। वो एजेंट ने पता नहीं क्या क्या मेरा कुछ बनाया था पाकिस्तान, वो कह रहे हैं आपका नहीं बनेगा क्या। मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। एक मैं बीमार हूँ, डिसेबिलिटी ले रहा हूँ, इतना मुझे इतनी शिद्दत से बुखारी साहब आप सोच नहीं सकते जी। मैं कितना। अच्छा सर जी, आप इमोशनल ना होइए, आप ज़रा मेरे से बात करें, मुझसे आप बात कीजिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसके मुताबिक चले। मुझे जो चीज़ समझ आ रही है मुझे कि आपने ILR के लिए अप्लाई करना है। पाकिस्तानी आईडी कोई जी, वो पाकिस्तानी आईडी आपके पास होनी चाहिए ना, या आपका शनाख्ती कार्ड हो या आपका पासपोर्ट हो। मुझे जो चीज़ समझ आ रही है मुझे कि आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए थे उसके अंदर आपने अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह गलत बताई हुई है फिर। हाँ जी बिल्कुल। ओके, उस वजह से आपको ये मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी। अच्छा, आपका बस यही जनरली आपने बस यही पूछना है कि आप क्या कर सकते हैं, कोई और सवाल है आपका? हाँ जी बस ये, और दूसरा मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है पाकिस्तान का। हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे पास। ओके, बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास अपने ओरिजिनल नाम का, ओरिजिनल सब चीज़ों का है ना? हाँ जी ओरिजिनल का है, वो मैंने पाकिस्तान से मंगवा दिया। ओके फाइन, चलें ठीक है। सर मैं अब आपको इसके ऊपर जो जवाब देता हूँ वो कोई इतना लंबा सोच समझ के जवाब नहीं मैं दे सकता, बिकॉज अभी आपने बात की और ये चीज़ ऐसी है कि कानून के दायरे से हट के है। इसके अंदर मुझे जो चीज़ समझ आती है वो यही है कि नंबर 1, आप होम ऑफिस को इन्फॉर्म कीजिए कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपकी जो भी डिटेल्स एजेंट की तरफ से बताई गई थी वो गलत थी। अब आप मुझे कहेंगे कि ये बिल्कुल बंदा पागल हो गया, क्या बात कर रहा है, लेकिन सुन लीजिए। मैं कहूँगा कि आप नंबर 1 पहले जाके बिल्कुल होम ऑफिस को सब कुछ अपना इन्फॉर्म कीजिए। आपने जो एप्लीकेशन करनी है उस एप्लीकेशन के अंदर अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड जो आपका सही वाला है, सही नाम, सही डेट ऑफ बर्थ के साथ, वो लगाइए। उस आईडी कार्ड के साथ आप अपनी एप्लीकेशन कीजिए। आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ किया जाएगा ये कह के कि भाई आपको तो डिस्क्रिशनरी लीव दी ही नहीं गई, आपका नाम तो ये है, डिस्क्रिशनरी लीव के जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो तो किसी और के हैं, तो आपकी तो ILR बनती नहीं है। आपको उसके ऊपर अपील का राइट मिलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंसान का बच्चा आपकी एप्लीकेशन को देखेगा तो उसको नजर आएगा कि हाँ यहाँ पे बहुत ऐसी कशमकश हो गई है कि इस बंदे को ये सब कुछ करना पड़ा है। वो सब आपको अपने लेटर के अंदर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब आपने वो कर दिया, आपको उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, आपको अपील का राइट मिल गया। अब आपके पास वाहिद वो एक मौका है कि आप एक जज के सामने पेश होके अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं कि हाँ मैं एजेंट के साथ आया था, गलत नाम के ऊपर अपने आप को चलाता रहा, सब कुछ मेरा उसी तरह से चलता रहा और अब मैं इस सारी चीज़ को ठीक करना चाहता हूँ। जिस तरह आप अभी बात करते हुए रो पड़े, वही चीज़ आपकी वहाँ पे भी नज़र आएगी। आप क्योंकि इतनी तकलीफ़ में है, मैं तो ये समझ सकता हूँ कि मेरे साथ वैसे तो फ़ोन पे कभी आज तक किसी ने बात करते हुए यहाँ पे इस तरह से ब्रेक डाउन नहीं किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप कितनी तकलीफ़ में होंगे कि तब आपके ये हालत हो रही है। मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो सर पे तलवार लटक रही हो ना, इससे बुरी कोई चीज़ नहीं होती,
कि कभी भी गिरेगी, कभी भी गिरेगी, कभी भी गिरेगी। उससे बेहतर है आप कहें कि भाई एक दफ़ा गिर जा, एक दफ़ा जो होना है हो जाए, मैं उसके मुताबिक अपने आप को रीबिल्ड कर लूँगा, मैं उसके मुताबिक दोबारा बना लूँगा, मैं उसके मुताबिक दोबारा अपने आप को संभाल लूँगा। क्योंकि अभी बात सारी ये आती है, आप अपने आप को देखें, आपने अपना हाल क्या किया है, आपकी इंडेफिनिट लीव का टाइम आ रहा है और बजाय से कि आप खुश हों, आप और शदीद परेशानी के अंदर गए हुए। मेरा सिंपल जवाब क्या है सर, आपके पास अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है, आपको अपने ओरिजिनल जो डिटेल्स आपकी हैं, अपने ओरिजिनल डिटेल्स के ऊपर अपना पासपोर्ट अगर नहीं बनता तो आईडी कार्ड, दोनों में से कोई एक चीज़ बनवा लीजिए। वो बनवा के अपने सही नाम के ऊपर अप्लाई कीजिए, जिसके अंदर आप बताते हैं कि ये मेरा सही नाम है, ऑल्सो नोन एज, वो ये दूसरा नाम है। दूसरे नाम की जो आईडी, जो सारा कुछ आपके पास है वो लगाइए। अब आपने दोनों आईडीज़ उनको प्रोवाइड कर दी कि जी ये मेरा नाम वो चलता आ रहा था कि मैं क्योंकि एक दलदल में फंस गया था, निकल नहीं सकता था, लेकिन अब मैं उस जगह पर हूँ जहाँ मुझे ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। तो मैं आपको अपना सही नाम बता रहा हूँ, अपनी सही डिटेल्स बता रहा हूँ, अपने दिल से ये बोझ हटा रहा हूँ। अब आप आगे से या तो मुझे मान के फैसला मेरे हक में दे के मुझे इंडेफिनिट लीव दे दीजिए, या अगर आप इसको नहीं मानते तो रिफ्यूज़ करो। मैं या जुडिशल रिव्यू में जाके अपील का राइट मांगूंगा, या मैं जज के सामने जाके, इमिग्रेशन जज के सामने जाके अपनी पोजीशन बयान करूंगा कि मैं किस तरह फंस गया इस चीज़ में। यहाँ पे आपको उस तरह के वकील की ज़रूरत है जो आपके लिए बोल सके। यहाँ पे आपको वो वकील चाहिए जो सोच सके। यहाँ आपको वो वकील चाहिए जो आपके साथ हमदर्दी रखता हो, आपकी सिचुएशन को समझे, आपकी तकलीफ को समझे और उसके मुताबिक केस तैयार करके आगे डाले। यहाँ पे आपको बहुत कोई वो फन्ने खां वकील नहीं चाहिए जो बहुत बिजी है, जिसके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और वो कहता है कि हाँ जी ठीक है आप भी आ जाए। यहाँ पे आपको एक अटेंशन की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि आपके लिए मुश्किल तो होगा, क्योंकि आप जिसके सामने भी जाएंगे सबसे पहले आपको कहना पड़ेगा कि मैंने आपके साथ झूठ बोला, मैंने आपको धोखा दिया, लेकिन अब मैं सब कुछ आपके सामने बयान कर रहा हूं क्योंकि अब मैं ऐसी जगह पे फंस गया हूं जहां से मैं निकल नहीं सकता। सो मेरी सारी चालाकियां मेरे सर पे अब उल्टी जूतियां पड़ के मुझे महसूस हो रही हैं। सो इन चीज़ों को देखते हुए अगर आप जज के सामने जाते हैं और आप जज के सामने जाके अपना केस प्रेजेंट करते हैं तो कोई चांस आपका बनता है कि आप उसको जीत भी सकते हैं। ठीक है जनाब, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। काफ़ी मुश्किल सिचुएशन में आपने अपने आपको डाला हुआ है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा इससे पहले कि मैं अगले सवाल पे जाऊँ। आप जिस तरह से, जिस हालत में अभी मुझे फ़ोन पे सिर्फ 1 मिनट की कॉल के अंदर महसूस हुए हैं, आपको तो कल को नेशनैलिटी मिल गई, आपको इंडेफिनिट मिल गया, तो आप तो अपनी सेहत से भी जाएंगे हुजूर। क्या कर रहे हैं? आपका दिल इस काबिल ही नहीं होगा कि कोई बड़ी खुशी उठा सके। सो अपने आप को संभालिए, अपने आप को ठीक रखें। इतना ज़्यादा टेंशन में आके अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर देने में, इस इमिग्रेशन स्टेटस के पीछे कि आप रो पड़े हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कहता हूँ कि ऐसी चीज़ को आप लानत भेजें। आप अपनी तरफ से जो जोर लगा सकते हैं, खुदा पे तवक्कल करें, अपने आप पे भरोसा करें, अल्लाह का नाम लेके चल सो चल, देखो क्या होता है। अगर कल को बात नहीं बनती तो लड़ाई करो उसके लिए, अपील में जाओ, जाके कोर्ट्स में जाओ। ये रोने वाली क्या बात है हुजूर? ये चीज़ मैं ज़रा इससे डिसएग्री करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आपके साथ, लेकिन मैं इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ। आपको अपनी ऐसी हालत नहीं करनी चाहिए। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई साहब, छोटे छोटे से 3 सवाल हैं, काइंडली वक्त आपके पास कम है तो कोशिश करता हूँ, बताइए सर। सर मैं स्टूडेंट पे था, उसके बाद जो है मैंने शादी की, तो एक दिन वीज़ा ख़त्म होने से पहले मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया था। तो सैलरी का थ्रेशोल्ड शो करना नहीं पड़ा था, मेरी मिसेज डिसेबिलिटी लेती है। ठीक। तो अभी उन्होंने वीज़ा रिजेक्ट करा मेरा इस बुनियाद पे कि ट्वीट का डिसेप्शन लगाया। ठीक। अब आपको तो पता है अगर पाकिस्तान चले भी जाए तो वहाँ से स्पॉन्सर करना मिसेज के लिए मुश्किल है, आजकल तो विजिट वीज़ा भी नहीं लग रहे। तो हमने अपील डाल दी 14 दिन के अंदर कादिर वर्सेस केस पे, जिसमें होम ऑफिस ने भी जो है वो अब अपील कर दी है जी। तो उनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ डाल दिया है। तो अब ये पूछना था सर आपसे कि क्या वो जब तक उसका फैसला नहीं आएगा नवंबर दिसंबर तक, तब तक वो मेरा अपील होल्ड रखेंगे या वो फैसला करेंगे, और फैसला किस किस्म का आ सकता है सर? एक तो ये सवाल था सर। मुझे पहले ये समझाइए कि आपने कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर डाल दिए, ये कौन सी साइंस बोली है आपने अभी? सर बर्डन ऑफ प्रूफ होम ऑफिस की तरफ डाला है कि अगर मैंने ट्वीट पर डिसेप्शन किया है, उन्होंने मुझे वीजा दिया था, स्टूडेंट वीजा, अभी तो मैंने आइलेट्स के ऊपर शादी का डाला है अपना। आपने अभी अपील की है ना? अभी आपने अपील फाइल की है और अब आपको इंतजार है कि होम ऑफिस की तरफ से कोई जवाब आएगा, या आप इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से हियरिंग आएगी? आपको क्या इंतजार कर रहे हैं सर? एक तो ये कि वो, क्योंकि आप तो सुना है कि होम ऑफिस ने भी अपील कर दी है कादिर वर्सेस केस के अंदर ना, तो आप वो पूछना था कि क्या वो हमारा फैसला करेंगे या पहले होम ऑफिस की अपील निपटाएंगे? आई सी। ओके, सवाल ये था। चलें, मैं बताता हूँ जी आपको। मैं आपको ये कहूँगा, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ऐसे बहुत दफ़ा पहले भी हो चुका हुआ है कि कोई कानून बनाया जाता है, उस कानून को कोर्ट की तरफ से नॉक डाउन कर दिया जाता है,
होम ऑफिस अपील करता है और फिर हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अच्छा इसका फैसला कब होगा। कैम्ब्रिज कॉलेज वाले केसेस के अंदर ऐसा हुआ, जब उन्होंने वो कानून बना दिया था कि 21 साल से कम उम्र के लोग स्पॉन्सर नहीं कर सकते शादी करके किसी को, वहाँ पे ये चीज़ चली थी कि आपको काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा था और आपके केसेस ऑन होल्ड पड़े रहे थे। हो सकता है कि अगर होम ऑफिस की अपील सुनी जाएगी कोर्ट में तो उसके इंतज़ार में इन केसेस को भी ऑन होल्ड रख दिया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको फिर भी इसको अपनी अपील को आगे प्रोसेस करना चाहिए। वो सिर्फ एक वजह से, वो ये कि आपका केस जो अब सारा चल रहा है वो चल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर मैरिज। आपकी मैरिज है और आपको यहाँ पे ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि चलें ठीक है आपके बाकी सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो एक तरफ, लेकिन आपके केस के अंदर आपने शादी की, आपकी शादी विद इन लीगल स्टेटस की गई, आपने एप्लीकेशन विद इन लीगल स्टेटस डाली, यानी कहीं पे भी आप ओवरस्टे नहीं हुए और उससे पहले आपने शादी करके और वो एप्लीकेशन डाल दी। एंड प्लस आपकी जो वाइफ की इनकम रिक्वायरमेंट्स हैं या नहीं हैं वो सब कुछ आप पूरा करते हैं। सो आपकी वाइफ को क्योंकि डिसेबिलिटी मिलती है तो इसलिए उनकी इनकम रिक्वायरमेंट्स भी नहीं बनती। सो आप बेसिकली इमिग्रेशन रूल्स के अंदर अपने आप को हर तरह से कवर करके बैठे। अब बात आती है टॉयक की। टॉयक के ऊपर वो ये कहते हैं कि जी आपने डिसेप्शन की, आपने गलत फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया टू ऑब्टेन लीव टू रिमेन इन द यूके। अब इसके बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जहां लोगों के पास टॉयक सर्टिफिकेट्स थे लेकिन उन्होंने उसकी बेस पे अप्लाई नहीं की एक्सटेंशन। आपके केस में आई डोंट नो क्या है, क्या आपने उसकी बेस पे एक्सटेंशन अप्लाई की या आपको सिर्फ ये क्या कि रिफ्यूज़ किया जा रहा है कि किसी वक्त आपने भी टॉयक का एग्जाम किया था जिसकी वजह से हम आपको रिफ्यूज़ करें। ये एक डिफ्रेंसिएशन आती है। ये कुछ ऐसे अब सवालात हैं जो कि यहाँ से एक एक करके उठेंगे कि उनके अंदर क्या किया जा सकता है और उनको किस तरह आगे लेके चला जा सकता है। आपको मैं इतना ही कहूँगा, ये याद रखें, टॉयक की अगर आपने डिसेप्शन प्रूव हो जाती है आपके खिलाफ तो उसका मतलब क्या है कि आपने एक डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया जानते बूझते हुए धोखा देने के लिए और अपना रास्ता निकालने के लिए, जिसकी वजह से आप जनरल ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल में आ जाते हैं जिसके ऊपर आपका केस रिफ्यूज़ हो सकता है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि आपने उस डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल नहीं किया, यानी आपने कभी एप्लीकेशन नहीं डाली, आपने कभी ऑब्टेन नहीं की लीव टू रिमेन बाय डिसेप्शन, तो उसके अंदर वो टॉयक को आप पूरा फाइट कर सकते हैं। और कल को अगर डिसीजन आता है कोर्ट की तरफ से जिसमें वो कहते हैं कि जी टॉयक वाले सारे 2 नंबर थे, तब भी आपके यही 2 डिफ्रेंसिएशंस रहती हैं जिसके पे बात बनेगी। सो जवाब आपका ये है कि मैं अभी आपको इसका पूरा जवाब नहीं दे सकता क्योंकि देयर इज अ लॉट मोर दैट यू नीड टू फाइंड आउट अबाउट दैट। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। अभी इंतजार कीजिए, आपने अपील भी डाल दी हुई है, अगर वो इंतजार कराते तो इंतजार कर लीजिएगा, इंतजार नहीं कराते डजंट मैटर। नाज़रीन, अब हमारे आज का प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। प्रोग्राम को चंद मिनट लेट शुरू करने की वजह से माजरत चाहता हूँ। जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में कहा, इंशाल्लाह इस हफ्ते जुमेरात वाले दिन लोगों से मैनचेस्टर में मुलाकात होगी और अगर आप मिलना चाहते हैं तो अपना इंटरेस्ट फौरी तौर पर रजिस्टर करा सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपके पास स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ाना कोई 1-2 घंटे बैठ के मैं ईमेल्स के जवाब दूँ और अपना काम खुद करूं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो भी सेटल हो जाएगा और मैं सारे जवाब ही खुद देना शुरू कर दूंगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी वक्त इसी जगह दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूं। खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।